क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज दर को हम 10% अधिक कर दें तो 900 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि निश्चित धनराशि है यानी कि मूलधन है, 3 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दिया जाता है और ब्याज की दर को अगर हम 10% बढ़ा देते हैं ना तो 900 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। तो मूलधन अगर हमें ज्ञात करना ही है तो हम मूलधन को मान लेते हैं कि मूलधन यहाँ पर कितना है, 100 यूनिट है। अगर मूलधन यहाँ पर 100 यूनिट है तो फिर हम ब्याज कैसे निकालेंगे। ब्याज निकालने के लिए तो यहाँ पर हमें दर की आवश्यकता होगी ना, लेकिन दर तो यहाँ पर प्रश्न में दी नहीं हुई। लेकिन दर से संबंधित यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि ब्याज दर को 10% अधिक कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अगर दर यहाँ पर जैसे 10% है तो अगर अब हम 10% बढ़ा रहे हैं तो फिर दर कितनी हो जाएगी, बढ़कर 20% हो जाएगी। या फिर यहाँ पर अगर हम 10% 20% इस तरह से मान रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मन मर्जी है। जैसा कि अगर आप 5% दर मान लेते हो पहले वाली, जैसे कि यहाँ पर निश्चित ब्याज की दर कहा गया था ना, तो उस दर को हमने 5% मान लिया। लेकिन अब अगर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि ब्याज दर को 10% अधिक करना है, तो अगर हमने पहले वाली दर यहाँ पर 5% मानी और 10% अब अधिक करना है, तो अब यहाँ पर दर कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो इस तरह से भी मान सकते हैं। हमें यहाँ पर जो अंतर दिखाना होगा दर में वो 10% का दिखाना होगा। लेकिन ये दर कैसी लिखी है हमने, वार्षिक दर लिखी है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन लिख सकते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन कौन सी है, यहाँ पर जो 5% दर है ना जिसको हमने माना है, ये कंडीशन हम मान रहे हैं पहली। और जब 10% दर को हम बढ़ा देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर दर जो है वो 15% हो जाती है। तो उस स्थिति को हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन मान रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम पहली स्थिति और दूसरी स्थिति मान रहे हैं प्रश्न को आसानी से समझने के लिए। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि दर यहाँ पर नहीं दी हुई थी, लेकिन आसानी से प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर हमने दर ये मान ली है कि 5% वार्षिक दर पर धन को उधार दिया जाता है। लेकिन फिर 10% अगर दर को बढ़ाना है तो फिर ये दर 5 से कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहली कंडीशन से अब हम ब्याज निकालते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब दर यहाँ पर 5% वार्षिक दर है। अगर 5% वार्षिक दर है ना और मूलधन यहाँ पर कितना है, 100 रुपये या फिर 100 यूनिट है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि दर यहाँ पर 5% और ये वार्षिक दर है, तो 1 वर्ष का ब्याज तो 5 यूनिट हो गया। लेकिन प्रश्न में तो समय दिया हुआ है कि समय कितना लेना है हमें, समय लेना है हमें यहाँ पर 3 वर्ष का। तो अगर 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 5 यूनिट है ना, तो 3 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 15 यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर 5% वार्षिक दर दी हुई हो, अगर दी तो नहीं लेकिन हमने मान लिया है, तो अगर 5% वार्षिक दर है और 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो अगर मूलधन भी यहाँ पर हमने मान लिया है कि 100 यूनिट है, तो उस स्थिति में 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 15 यूनिट आएगा। अब दूसरी कंडीशन से भी हम यहाँ पर ब्याज निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आपको पता है कि जो दर है वो 5% से कितनी हो गई है, 15% हो गई है, क्योंकि दर को 10% अधिक कर दिया गया है। अगर दर को अधिक करा है तो ब्याज में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि दर यहाँ पर अगर 15% है तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 15 यूनिट होगा और 3 वर्ष का ब्याज तो हमें निकालना ही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर निश्चित धनराशि को ही लिया गया, यानी कि जो मूलधन है उसको चेंज नहीं करना है, समय को भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है। केवल यहाँ पर हमने किसको चेंज किया है, ब्याज दर को 10% अधिक किया है और ब्याज दर को 10% अधिक करने पर ही यहाँ पर ब्याज में अंतर आया है। और कितना अधिक ब्याज मिला है, 900 रुपये अधिक ब्याज मिला है। लेकिन यहाँ पर मूलधन को कोई चेंज नहीं किया गया और समय को भी चेंज नहीं किया, केवल किसको चेंज किया है, दर को चेंज किया। और दर को चेंज करने से भी यहाँ पर किस में चेंज आएगा, ब्याज में चेंज आएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया है कि दर तो यहाँ पर 15% वार्षिक लेनी है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 15 यूनिट होगा, क्योंकि मूलधन यहाँ पर 100 यूनिट है। 100 यूनिट है तो 15% दर है, तो 1 वर्ष का ब्याज 15 यूनिट और
समय यहाँ पर आपको पता है कि 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 45 यूनिट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि पहली कंडीशन से ब्याज तो 15 यूनिट मिल रहा था जब दर यहाँ पर 5% थी, लेकिन दर को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्याज कितना है, 45 यूनिट है, यानी कि कितना अधिक ब्याज मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 30 यूनिट ब्याज अधिक मिल रहा है, क्योंकि दर को अगर 10% अधिक किया गया है तो ब्याज यहाँ पर 15 से 45 यूनिट हो चुका है। तो 30 यूनिट का परिवर्तन आया है, 30 यूनिट अधिक ब्याज मिल रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू किसके बराबर है, 900 रुपये के बराबर है। तो 30 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 900 रुपये के बराबर है और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकाली जाएगी तो ये किसके बराबर आएगी, 30 रुपये के बराबर आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 30 रुपये है और प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, प्रश्न में ज्ञात करना है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन तो यहाँ पर हमने 100 यूनिट माना है। जब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 30 रुपये है तो 100 यूनिट की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना होगा, 1 यूनिट यानी कि 30 रुपये और 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 100 का गुणा करेंगे और यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा, 3000 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार के द्वारा जाता है और 15 मिनट देरी से ऑफिस में पहुंचता है, यानी कि उस व्यक्ति को देरी हो जाती है। अगले दिन वह क्या करता है, अपनी गाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी कि पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता था, लेकिन फिर उसको देरी हो जाती थी ना 15 मिनट की, तो उसने सोचा कि चाल को मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ, तो क्या पता उससे फिर हमें कम समय लगे। लेकिन फिर भी क्या होता है, ऑफिस पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि पहले 15 मिनट की देरी हो रही थी, चाल में परिवर्तन किया है तो 10 मिनट की देरी हो रही है। लेकिन देरी तो हो ही रही है, सही समय पर तो वह अभी भी नहीं पहुंच पाया है। अब प्रश्न में तो केवल ये पूछा गया है कि उसकी घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर हमें दूरी ज्ञात करनी है। लेकिन आप यहाँ पर इस तरह से समझिए कि प्रश्न में हम ये मान सकते हैं कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन हम मान सकते हैं कि जब चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन समय से संबंधित डाटा ये है कि उस व्यक्ति को 15 मिनट की देरी हो जाती है, यानी कि वह सही समय पर नहीं पहुँच पाता है। लेकिन यहाँ पर समय के बीच में संबंध तो दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हम मान रहे हैं कि जिस स्थिति में 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो यहाँ पर हम 30 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम चाल का अनुपात निकालेंगे। तो पहली कंडीशन में चाल 30 है, लेकिन दूसरी कंडीशन हम किसको मान रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि वह अगले दिन क्या करता है, गाड़ी की चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। यानी कि अगर पहली कंडीशन में हमने चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, तो दूसरी कंडीशन में चाल को हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है और 30 से ये कितनी हो जाएगी, 30 में 10 ही तो बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन मान ली है। पहली कंडीशन में चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर चाल के बीच में अनुपात निकाला जा सकता है, 0 से 0 कट जाएगा और ये अनुपात आ जाएगा 3:4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों कंडीशन से यहाँ पर जो चाल के बीच में अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:4 आएगा। पहली कंडीशन की चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कंडीशन की यहाँ पर चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल के बीच में अनुपात तो आ गया है। अब हम यहाँ पर समय का अनुपात भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न में जो दो कंडीशन हमने मानी है ना, दोनों कंडीशन में दूरी समान है, यानी कि जो दूरी तय की जा रही है ना वो दोनों कंडीशन में दूरी समान है, क्योंकि दोनों कंडीशन में ही घर से ऑफिस ही तो जाना है। तो घर से ऑफिस जाना है तो दूरी तो यहाँ पर समान है। अगर हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं तो भी हम घर से ऑफिस ही जा रहे हैं और उस स्थिति में 15 मिनट की देरी हो जाती है। और जब चाल को हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा भी कर देते हैं, तो भी हम घर से ऑफिस ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है कि जो प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर दो कंडीशन मान रहे हैं, दोनों कंडीशन में यहाँ पर दूरी समान है और दोनों कंडीशन की यहाँ पर चाल का अनुपात हमने निकाल लिया है। अगर चाल का अनुपात पता है ना, तो समय का अनुपात तो आसानी से निकाला जा सकता है। चाल के अनुपात को ही उल्टा करके लिखना है, जैसा कि ये 3:4 यहाँ पर चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 4:3। तो इस तरह से यहाँ पर हमें समय का अनुपात लिखना है। तो अब आप यहाँ पर ये
देखिए कि जब चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि पहली कंडीशन में चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थिति में समय कितना लग रहा था, 4 यूनिट का समय लग रहा था। और दूसरी कंडीशन में आप देखिए कि जब चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस स्थिति में समय यहाँ पर 3 यूनिट का लग रहा है। यानी कि समय में कमी तो हुई है, यानी कि चाल जब यहाँ पर 3 यूनिट से 4 यूनिट हुई है ना, यानी कि चाल में परिवर्तन हुआ है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर ये भी देखिए कि समय में भी परिवर्तन हुआ है। यानी कि चाल को अगर बढ़ाया गया है तो समय में कमी हुई है। समय पहले 4 यूनिट लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 3 यूनिट लग रहा है। तो समय में यहाँ पर कमी हुई है। और कितने यूनिट की कमी हुई है अनुपात से देखा जाए तो ये कमी 1 यूनिट के बराबर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमें देखना होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर अब आप ये ध्यान से समझिए कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ऑफिस पहुंचने का जो निश्चित समय है वो कितना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचने का निश्चित समय है। लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को 15 मिनट की देरी हो जाती है। यानी कि व्यक्ति सही समय पर, यानी कि 10 बजे वह व्यक्ति नहीं पहुंचता है, 15 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि 10:15 पर वह व्यक्ति ऑफिस में पहुंचता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन से जो समय हमने लिखा है कि निश्चित समय तो 10 है, 10 बजे है, लेकिन व्यक्ति को तो 15 मिनट की देरी हो गई ना, क्योंकि उसकी स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इस कारण उस व्यक्ति को देर हुई है। और व्यक्ति कितने बजे पहुंचा है, 10:15 पर पहुंचा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ऐसा कहा गया है कि चाल को तो बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो चाल है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। लेकिन देरी तो उस स्थिति में भी हो रही है, लेकिन अब कितनी देरी हो रही है, 10 मिनट की देरी हो रही है। यानी कि व्यक्ति को पहुंचना 10 बजे था, लेकिन व्यक्ति को देरी हो गई है 10 मिनट की। तो व्यक्ति 10 बजे ना पहुंचकर 10:10 पर पहुंचता है ऑफिस में। इसी कारण तो उसको 10 मिनट की देरी हो गई है। लेकिन अब आप ये देखिए कि पहली कंडीशन में व्यक्ति 10:15 में पहुंच रहा था, लेकिन दूसरी कंडीशन जिसमें चाल को बढ़ा दिया गया है, तो उस स्थिति में समय कम लग रहा है। लेकिन कितना समय कम लग रहा है, 5 मिनट का अंतर आया है यहाँ पर समय में। पहले 10:15 पर पहुंच रहा था, चाल को बढ़ाया गया, तो यहाँ पर 10:10 पर वह व्यक्ति ऑफिस में पहुंच गया। यानी कि 5 मिनट कम समय लगा है। तो यहाँ पर जो ये अनुपात में 1 यूनिट कम था ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 मिनट के बराबर होगी। क्योंकि आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि यहाँ पर 10:15 और 10:10 के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 मिनट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, प्रश्न के अनुसार ये वैल्यू 5 मिनट के बराबर है। तो अब हमें आगे कैसे हल करना होगा, तो यहाँ पर हमें इतना समझ में आया कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट के बराबर है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में जो समय लग रहा है वो तो 4 यूनिट है। 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 4 में भी 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मिनट। यानी कि अगर चाल यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है ना पहली कंडीशन में, तो उस स्थिति में घर से ऑफिस जाने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। और दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि समय कितना लगेगा, 3 यूनिट का समय है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट के बराबर है। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15 मिनट के बराबर। तो दूसरी कंडीशन में जो समय लगेगा वो 15 मिनट लगेगा, और पहली कंडीशन में समय कितना लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा। तो अगर प्रश्न में पूछा जाता कि अगर चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस स्थिति में व्यक्ति को कितना समय लगेगा, तो आंसर आ जाता 20 मिनट का समय लगता। अगर पूछा जाता कि चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है, तो उस स्थिति में समय कितना लगेगा, तो यहाँ पर आ जाता समय कितना, 15 मिनट का। लेकिन समय तो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया। प्रश्न में पूछा ये गया है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। और आपको ये पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। आपको पता है कि प्रश्न में स्पीड तो दिया हुआ था, लेकिन समय नहीं दिया हुआ था, इसी कारण हम यहाँ पर दूरी ज्ञात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आपको पता है कि स्पीड तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन समय हमको यहाँ पर पता लग गया है। दोनों कंडीशन का समय हमें पता लग गया है। पहली कंडीशन में कितना समय है, 20 मिनट का, और दूसरी कंडीशन में 15 मिनट का समय लग रहा है। तो आइए अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। पर इतना आपको समझ में आ गया कि पहली कंडीशन कौन सी है, जब चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उस स्थिति में घर से ऑफिस पहुंचने में जो समय लग रहा है ना, वो 20 मिनट का समय लग रहा है।
और दूसरी कंडीशन यहाँ पर कौन सी है, जब चाल यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है, यानी कि चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जब स्पीड है तो उस स्थिति में जो समय लग रहा है वो 15 मिनट का समय लग रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने समय तो ज्ञात कर लिया है, लेकिन अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दूरी, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञात तो दूरी ही करनी है कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन से दूरी ज्ञात करके आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पहली कंडीशन है जिसमें चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी कंडीशन है जिसमें चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोनों स्थितियों में जब हम दूरी निकालेंगे ना तो दूरी यहाँ पर समान ही आएगी, क्योंकि घर से ऑफिस ही तो जाना है, चाहे वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए चाहे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए। अगर चाल में परिवर्तन करेंगे तो समय में परिवर्तन होगा। आप देख सकते हो पहली कंडीशन में समय लग रहा है 20 मिनट का, दूसरी कंडीशन में समय लग रहा है 15 मिनट का, यानी कि चाल में परिवर्तन करा तो समय में परिवर्तन आएगा, लेकिन दूरी यहाँ पर समान है। प्रश्न के अनुसार तो यहाँ पर दूरी समान है, तो यहाँ पर हम दोनों कंडीशन से आपको दूरी ज्ञात करके दिखाएंगे और आप देखना कि दोनों कंडीशन से ही दूरी यहाँ पर समान ही आएगी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम यहाँ पर दूरी ज्ञात करते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम लिखना होगा। तो पहली कंडीशन से अगर हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो चाल हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी होगी, तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे मल्टीप्लाई, समय आपको पता है कि 20 मिनट का है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। ध्यान रखिए कि समय यहाँ पर मिनट में है, लेकिन चाल में जो आप देख सकते हो कि जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, ये घंटे में है। तो और यहाँ पर हम मिनट में समय लिख रहे हैं, तो जो समय यहाँ पर हम मिनट में लिख रहे हैं ना, इसको हम घंटे में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट है, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे में हमें 60 लिखना होगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 20 से 60 कट जाएगा यहाँ पर ये 3 बार, और 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये तो हमने पहली कंडीशन से दूरी ज्ञात करी है, हम दूसरी कंडीशन से भी दूरी ज्ञात कर सकते हो। और आप यहाँ पर देखना कि दूरी यहाँ पर समान ही आएगी, यानी कि दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर ही आएगी। दूरी का मात्रक तो किलोमीटर में ही होगा ना, तो यहाँ पर दूरी जो है वो 10 किलोमीटर आएगी। तो यहाँ पर अब हम दूसरे कंडीशन से दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी ज्ञात करनी है तो स्पीड कितनी लिखेंगे हम, यहाँ पर स्पीड हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। और समय कितना लिखना है, दूसरी कंडीशन में समय लग रहा है 15 मिनट का, तो मिनट में यहाँ पर समय दिया हुआ है तो बट्टे में हम 60 लिखेंगे, क्योंकि घंटे में तो चेंज करना होगा। 15 से 60 कट जाएगा यहाँ पर 4 बार, और 4 से 40 कटेगा यहाँ पर 10 बार। और दूरी आप देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरी कंडीशन से भी दूरी यहाँ पर 10 किलोमीटर ही आई है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन का वेतन 3:5:7 के अनुपात में था और 1 वर्ष बाद 4:5:8 के अनुपात में है। यदि श्याम के वेतन में 10% की वृद्धि हुई तो बताइए मोहन के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि राम, श्याम और मोहन के वेतन का जो अनुपात था वो कितना था, पहले 3:5:7 था। लेकिन 1 वर्ष बाद जब यहाँ पर वेतन का अनुपात निकाला गया तो वो अनुपात आया है 4:5:8। तो यहाँ पर आप ये अनुपात से ही देख सकते हो कि अनुपात में परिवर्तन है, तो इसका निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि वेतन में भी निश्चित रूप से यहाँ पर परिवर्तन आया ही होगा, तभी तो यहाँ पर अनुपात में परिवर्तन है। अगर यहाँ पर वेतन में परिवर्तन आया है तो यहाँ पर तो प्रश्न में केवल ये दिया हुआ है कि श्याम के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, और ज्ञात हमें ये करना है कि मोहन के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न में डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये तो पता है कि 3 व्यक्ति है, एक है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है मोहन, और वेतन का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 3:5:7। तो यहाँ पर प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि अनुपात में हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 में भी 100 का गुणा करना है और 7 में भी 100 का गुणा करना है। तो यहाँ पर अब राम का वेतन कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, श्याम का हो जाएगा 500 और मोहन का कितना हो जाएगा, 700। 100 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि हम प्रश्न को आसानी से हल करना चाहते हैं। 100 का गुणा करने से यहाँ पर राम का वेतन कितना हो गया है, 300 हो गया है, श्याम का हो गया है 500 और मोहन का कितना हो गया है, 700 हो गया है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अनुपात दिया हुआ था, इस अनुपात में ही हमने 100 का गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर राम का वेतन तो हो गया 300 और श्याम का हो गया है 500 और मोहन का वेतन है 700।
तो अब यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि 1 वर्ष बाद जो वेतन का अनुपात है वो कितना है, 4:5:8 है। लेकिन प्रश्न में ये भी तो कहा गया है कि श्याम के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। राम और मोहन के बारे में नहीं बताया गया कि कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन केवल इतना ज़रूर बताया गया है कि श्याम के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है। तो श्याम का वेतन तो पहले 500 था, अगर 10% की वृद्धि होगी तो फिर श्याम का वेतन कितना हो जाएगा? तो 500 का अगर हम 10% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये आपको पता है। 2 जीरो से यहाँ पर ये और ये जीरो कट जाएगी और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 का 10% 50 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर अगर हमें 10% की वृद्धि करनी है श्याम के वेतन में, तो श्याम का वेतन पहले अगर 500 था और 10% की वृद्धि हो गई है 1 वर्ष बाद के वेतन में, तो यहाँ पर वृद्धि वास्तव में हुई कितने की है, 50 की वृद्धि है, क्योंकि 500 का 10% 50 के बराबर होता है। तो यहाँ पर वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया है, 550 हो गया है। तो लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये अनुपात भी दिया हुआ है 1 वर्ष बाद का, तो यहाँ पर हम इस तरह से ये अनुपात यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो ये अनुपात है ना, ये 1 वर्ष बाद जो वेतन आएगा ना, उस वेतन का अनुपात है। और यहाँ पर जो हमने श्याम का 550 रुपये वेतन लिखा है, ये भी तो 1 वर्ष बाद का ही वेतन है। और यहाँ पर अनुपात में आप देखोगे तो ये 5 के बराबर है, तो ये है तो श्याम का ही वेतन ना, तो इसको हम बराबर ही कर देते हैं। आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया है कि श्याम का वेतन पहले तो 500 था, लेकिन 10% वृद्धि के बाद यहाँ पर 550 हो गया है। और 10 यहाँ पर श्याम का वेतन तो 10% बढ़ा है, लेकिन बाकी का कितना बढ़ा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अनुपात में हमें इतना तो दिखाई दे ही रहा है ना कि यहाँ पर 1 वर्ष बाद का जो वेतन है उसमें श्याम का 5 यूनिट वेतन लिखा हुआ है, लेकिन ये वेतन 550 है, तो इस 5 को भी हम 550 ही बना देते हैं। और बनाने का तरीका तो आपको पता है ना कि अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, और करेंगे तो यहाँ पर सब में ही गुणा करना होगा। जैसे कि अब हमें 5 को 550 बनाना है, क्योंकि ये 5 क्या है, श्याम के वेतन का ही तो अनुपात है 1 वर्ष बाद का, और ये 550 भी श्याम का वेतन ही है 1 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर हम 5 को 550 बनाए तो 5 में हम 110 का गुणा कर देते हैं, लेकिन अनुपात है तो यहाँ पर 8 में भी 110 का गुणा करना होगा और 4 में भी 110 का गुणा करना होगा। अब आप ये देख सकते हो कि श्याम का वेतन 5 गुणा 110 करने पर 550 ही हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में भी आपने देखा कि पहले 500 था और ये 550 था। 550 करने के लिए ही तो इस अनुपात में 110 का गुणा किया है। तो यहाँ पर श्याम का वेतन तो 550 हो गया है, 500 से 550 हुआ है क्योंकि 10% की वृद्धि है। लेकिन अब आप ये भी देख सकते हो कि मोहन और राम का वेतन कितना हो गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि 8 गुणा 110 कितना होगा, 880 हो जाएगा मोहन का वेतन, और यहाँ पर 4 गुणा 110 कितना होगा, 440 हो जाएगा। यानी कि राम का वेतन 1 वर्ष बाद 440, श्याम का 550 और मोहन का 880 होगा। तो अब हमें परिवर्तन किस में ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि मोहन के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपको परिवर्तन तो दिखाई दे ही रहा है। पहले मोहन का वेतन 700 था, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो गया है, 880 हुआ है। तो यहाँ पर जो वृद्धि है वो तो 180 की हुई है, लेकिन पहले कितना था, 700, तो यहाँ पर बट्टे में हमें 700 लिखना होगा और मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम 100 से करेंगे ही, क्योंकि आंसर हमें % में निकालना है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगी और यहाँ पर हम 180 में 7 से भाग देते और पता लगाते हैं कि आंसर यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, फिर यहाँ पर 4 और ये जीरो, 7 पंच 35। आप ये देख सकते हो कि आंसर तो हमारा आ ही गया है। ऑप्शन बी में देख सकते हो 25 तो लिखा ही हुआ है, 25.71 है और यहाँ तक हमारा आंसर आ ही गया है। तो यहाँ पर आप आगे हल करोगे तो आंसर इतना ही आएगा, 25.71%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। आप यहाँ पर राम के वेतन में भी पता लगा सकती हो कि कितना % वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राम का वेतन पहले 300 था, लेकिन अब कितना हो गया है, 440 हो गया है 1 वर्ष बाद। तो यहाँ पर अगर पूछा जाता कि राम के वेतन में कितने % वृद्धि हुई है, तो 140 रुपये की तो वृद्धि हुई है, लेकिन पहले कितना था, राम का वेतन 300 था और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 100 से करते क्योंकि आंसर हमें % में निकालना था। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाती और 140 में हम यहाँ पर 3 से भाग देते, तो हमें ये पता लग जाता कि राम के वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर तो केवल मोहन के वेतन का ही पूछा गया था, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है, एक व्यापारी को किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 90% पर बेचने पर 4% की हानि होती है। यदि व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पर बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि अंकित मूल्य के 90% पर बेचने पर 4% की हानि हो रही है और अगर अंकित मूल्य के 80% पर बेचा जाएगा तो प्रश्न में पूछा गया है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, और यहाँ पर हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो इन तीनों के बीच में हम अनुपात ज्ञात करेंगे, यानी कि संबंध ज्ञात करते हैं कि यहाँ पर इन तीनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। तो प्रश्न में कहा गया है कि अंकित मूल्य पर तो वस्तु बेची नहीं गई है, यहाँ पर अंकित मूल्य के 90% पर वस्तु बेची गई है। अगर आप अंकित मूल्य यहाँ पर 100 मान लेते हो तो फिर 90% पर बेचना है ना, तो 100 का 90% 90 के बराबर होगा, यानी कि 100 रुपये अगर वस्तु का अंकित मूल्य है तो यहाँ पर वस्तु को बेचा गया है 90 रुपये में। इस तरह से यहाँ पर हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसको सरल रूप में लिखेंगे तो ये अनुपात यहाँ पर कितना आएगा, 10:9 आएगा। यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 10:9 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न में तो ऐसा कहा गया है कि अंकित मूल्य के 90% पर बेच तो दिया है, लेकिन उससे फिर हुआ क्या है, 4% की हानि हो जाती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर हानि कहा गया है तो हानि का संबंध किससे होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से होता है। यानी कि अगर हमें ये पता हो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस वस्तु को बेचने पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। और ऐसा ही आपको ये पता होना चाहिए कि छूट का संबंध किससे होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का संबंध होता है। तो यहाँ पर तो हानि दी हुई है तो हानि का संबंध होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में। जैसा कि आपको पता है कि 4% की हानि यहाँ पर दी हुई है, तो 4% की हानि तभी हो सकती है जब हम ऐसा मान ले कि वस्तु का मूल्य तो यहाँ पर 100 रुपये हो और वस्तु को बेच दिया गया हो। यहाँ पर आपको पता है कि क्रय मूल्य के नीचे ही हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100 है। क्योंकि हमें तो यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अगर हम 100 भी लिख देंगे तो भी कोई अनुपात में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पर 4% की हानि हो रही है। तो 100 रुपये की वस्तु को फिर हम कितने में बेचे जिससे कि 4% की हानि हो, तो 96 रुपये में अगर उस वस्तु को बेच दिया जाए ना तो 4% की हानि हो सकती है। तो आपको पता है कि ये हमने सेलिंग प्राइस लिखा है यानी कि विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर इसके नीचे ही हमें क्या लिखना होगा, 96 लिखना होगा। यानी कि 100 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है और यहाँ पर 96 में उस वस्तु को बेच दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु की ही तो बात हो रही है। यहाँ पर जब अंकित मूल्य के साथ यहाँ पर हमने विक्रय मूल्य का संबंध निकाला तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 9 है, और यहाँ पर जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो संबंध निकाला है तो यहाँ पर ये 96 आया है विक्रय मूल्य, लेकिन ये है एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य। लेकिन अभी हम इसको सरल रूप में लिख सकते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य और यहाँ पर क्रय मूल्य के बीच में जो अनुपात हम निकाल सकते हैं वो अनुपात तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसको सरल रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 4 के पहाड़े से ये दोनों संख्या कट जाएगी तो यहाँ पर तो आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का संबंध यहाँ पर 24:25 है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जब हम आपसे ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने 9 लिखा है और यहाँ पर ये 24 ये भी विक्रय मूल्य है, ये है तो एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि जिस वस्तु को यहाँ पर 90% पर बेचा गया है ना अंकित मूल्य के, उसी वस्तु पर ही तो 4% की हानि हो रही है। यानी कि ये उसी वस्तु का ही विक्रय मूल्य है जो यहाँ पर आपको 9 दिखाई दे रहा है अंकित मूल्य के साथ, और क्रय मूल्य के साथ आपको यहाँ पर ये अनुपात में 24 दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो इसको बराबर कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर 9 है और ये 24 है। अगर आप 9 और 24 का लैसे लोगे तो 72 आएगा, तो यहाँ पर हम 72 ही बना देते हैं। 9 में हम 8 का गुणा कर देते हैं और 24 में 3 का गुणा कर देते हैं, जिससे कि ये 72 हो जाएगा और इस तरह से विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये अनुपात है और अनुपात में जब आप यहाँ पर 8 का गुणा कर रहे हो तो आपको यहाँ पर 10 में 8 का गुणा करना होगा, और यहाँ पर आपने इस अनुपात में 3 का गुणा किया है तो 25 में आपको 3 का गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर नया अनुपात क्या आएगा, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुणा 8 यहाँ पर 80 आ जाएगा। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा, ये बराबर हो चुका है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आएगा, 25 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75। इस तरह से यहाँ पर हमने ये अनुपात
निकाल लिया है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में, और यहाँ पर ये संबंध क्या आया है, 80:72:75। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि मार्केट प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, 80 है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है, 72 है, और यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 75 है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये पहला संबंध दिया हुआ था कि वस्तु को अंकित मूल्य के 90% पर बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है, तो इस संबंध से हमने यहाँ पर अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का संबंध निकाल लिया है और अनुपात में यहाँ पर संबंध हमने निकाला है। लेकिन अब प्रश्न में पूछा क्या गया है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा ये गया है कि व्यापारी अब क्या करता है, अब भी व्यापारी क्या करता है, अंकित मूल्य पर वस्तु को नहीं बेच रहा है और अंकित मूल्य के 80% पर बेच रहा है। यानी कि जब 90% पर बेचा था तब भी हानि हुई थी, तो अब 80% पर बेचेगा तो उसको ज़्यादा हानि होगी। तो अब यही पूछा गया है कि हमें हानि प्रतिशत आंसर यहाँ पर निकालना है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमें निकालना है, लेकिन अभी पता तो लगे कि हानि कितने की हो रही है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य तो 80 है, लेकिन 80 में तो वस्तु को बेचना ही नहीं है, 80 के भी 80% पर हमें वस्तु को बेचना है। तो 80 का हम 80% निकालते हैं, किसके बराबर होगा, ये आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको 80 लिखना होगा और इसी का आपको 80% निकालना है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी और 8 गुना 8 कितना होगा, 64 होगा। अंकित मूल्य का 80% यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, तो हमने अंकित मूल्य यानी कि 80 का 80% निकाला तो वो किसके बराबर आया, 64 के बराबर आया। तो अब पूछा ये गया है कि अंकित मूल्य के 80% पर वस्तु को बेचना है, यानी कि यहाँ पर आपको पता है कि वस्तु कितने की है, 75 यूनिट की है, या फिर आप ऐसा ही मान लीजिए कि 75 रुपये की है, लेकिन बेचा कितने में जा रहा है उस वस्तु को, 64 रुपये में। तो यहाँ पर आप ये तो देख ही सकते हो कि यहाँ पर हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है, 11 यूनिट की हानि हो रही है। लेकिन आंसर तो हमें प्रतिशत में देना है, तो किस तरह से हम यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालेंगे, आपको पता है कि हानि हो रही है 11 यूनिट की, बट्टे में हमें लिखना होता है क्रय मूल्य को, तो यहाँ पर हम 75 लिखेंगे और मल्टीप्लाई तो हम यहाँ पर 100 से करेंगे ही। अब हम आंसर निकाल लेते हैं, तो 25 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा 4। 11 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपको पता है कि 44 आएगा, और 44 में अब हमें किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो आइए अब हम यहाँ पर आंसर निकाल लेते हैं। तो 44 में अगर 3 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये 14, तो यहाँ पर 3 चौक 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर 0, 3 छिंग 18 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर आंसर आएगा। आप आसानी से यहाँ पर इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर आया है वो क्या आया है, ऑप्शन बी आया है, 14.66% यहाँ पर क्या होगा, हानि प्रतिशत होगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन है, श्याम की गति राम की तुलना में 20% अधिक है। यदि राम 4 घंटे तथा श्याम 5 घंटे चलता है, यदि श्याम राम से 5 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है, तो बताइए राम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रश्न में 2 व्यक्ति दिए हुए, एक राम है और दूसरा श्याम है। तो राम और श्याम की स्पीड के बीच में संबंध ये दिया हुआ है कि जो श्याम की स्पीड है ना, वो राम की तुलना में 20% अधिक है, यानी कि श्याम की स्पीड यहाँ पर अधिक होगी राम से। तो यहाँ पर कितना अधिक है, 20% अधिक है। जैसा कि आप ऐसा मान सकते हो कि अगर आप मान लेते हो कि राम की चाल अगर 100 यूनिट है ना, या फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस तरह से आप मान लेते हो, तो यहाँ पर फिर श्याम की चाल तो 20% अधिक है ना, तो 20% अधिक यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये सिर्फ हमने माना है, लेकिन अब तो हम यहाँ पर अनुपात ज्ञात करेंगे। राम की चाल और श्याम की चाल के बीच का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:6 होगा, क्योंकि 20 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि राम की चाल और श्याम की चाल के बीच में जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 5:6 आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि राम कितने घंटे चलता है और श्याम कितने घंटे चलता है, यानी कि हम यहाँ पर समय लिख सकते हैं कि समय कितना है। यहाँ पर राम के लिए यहाँ पर 4 घंटे का समय दिया हुआ है और श्याम के लिए 5 घंटे का समय दिया हुआ है। तो समय के बीच में अनुपात निकाला जाए तो ये कितना आएगा, 4:5 आएगा। तो अब हमें तो यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, आपको पता है यही तो ज्ञात करना है कि राम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हमें करना होगा, जिससे कि हमें दूरी पता लग जाएगी। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसा
कि हमें ये पता लगाना है कि राम ने कितनी दूरी तय की, श्याम ने कितनी दूरी तय की। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि राम की चाल कितनी है, 5 है, और श्याम की यहाँ पर चाल कितनी है, 6 है। उसी प्रकार राम ने कितने समय में दूरी तय की है, 4 में, 4 घंटे यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर श्याम के लिए कितना समय दिया हुआ है, 5 घंटे का समय दिया हुआ है। तो अगर हमें राम के लिए दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर राम के लिए जो चाल है वो और यहाँ पर जो समय है इनका हमें गुणा करना होगा, क्योंकि दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय करना होता है। तो अगर राम के द्वारा जो जितनी दूरी तय की गई, अगर हमें दूरी निकालना है तो हमें करना क्या होगा, 5 गुणा 4 करना होगा, तो यहाँ पर दूरी आ जाएगी 20 किलोमीटर। इस तरह से अनुपात में ही निकाल रहे हैं हम तो। और यहाँ पर श्याम के लिए कितना आएगा दूरी के लिए, यहाँ पर 6 का गुणा हमें 5 से करना होगा, क्योंकि चाल का गुणा समय से करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इस तरह से यहाँ पर दूरी के बीच में जो अनुपात आएगा वो 20:30 है। अब हम इसको हल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम दूरी के बीच में अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम के लिए दूरी का अनुपात कितना आया है, 2:3 आया है। यानी कि अगर राम ने 2 यूनिट दूरी तय करी है तो श्याम ने कितने यूनिट दूरी तय करी है, 3 यूनिट दूरी तय की है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक संबंध दिया हुआ है दूरी के बीच में भी, कि जो श्याम है ना वो राम से 5 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है। और अनुपात के अनुसार आप ये देखोगे तो श्याम जो है वो दूरी अधिक तय करता है, और कितनी दूरी अधिक तय करता है, 1 यूनिट दूरी अधिक तय करता है, क्योंकि राम के द्वारा तय की गई दूरी 2 यूनिट है और श्याम के द्वारा तय की गई दूरी 3 यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो श्याम है ना वो राम की तुलना में कितने यूनिट अधिक दूरी तय करता है, 1 यूनिट दूरी अधिक तय करता है। और प्रश्न में यही वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 5 किलोमीटर के बराबर दी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 5 किलोमीटर है, लेकिन हमें प्रश्न में ज्ञात ये करना है कि राम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अगर आप यूनिट में देखोगे तो यहाँ पर अनुपात से आपको पता लगेगा कि राम के द्वारा तय की गई दूरी 2 यूनिट है और श्याम के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 यूनिट है। जब हमें यहाँ पर राम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई ये निकालना है तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, जबकि 1 यूनिट बराबर 5 किलोमीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे और यहाँ पर आ जाएगी 10 किलोमीटर की दूरी। यानी कि राम ने कितनी दूरी तय की है, 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसी प्रकार हम श्याम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ये भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि श्याम ने कितने यूनिट दूरी तय की है, 3 यूनिट दूरी तय की है, और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितनी दूरी आ जाएगी, 15 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। लेकिन प्रश्न में केवल ये पूछा है कि राम के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो इसका आंसर होगा 10 किलोमीटर, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर होगा।